11 जिले 58 सीटों पर मतदान होना है। बस चंद घंटे के बाद में वोटिंग शुरू हो जाएगी। पश्चिमी उत्तर प्रदेश का ये रण है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश जहां पर वोट बैंक को कहीं जाट बना करके देखा जाता है, कहीं मुसलमान बना के देखा जाता है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश जहां पर किसानों के दिल में क्या है किसी को अभी कुछ भी नहीं पता। पश्चिमी उत्तर प्रदेश जहां पर चुनौती खुद भारतीय जनता पार्टी के लिए है, क्योंकि 58 सीटें जो पहले चरण की हैं उनमें से 53 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी ने 2017 में जीत अर्जित की थी। डिबेट को मैं ओपन कर देता हूं, इंट्रोड्यूस कर देता हूं जितने भी गेस्ट मेरे साथ जुड़े हुए हैं। एसएन सिंह, आप प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के। उमा शंकर पांडे, प्रवक्ता कांग्रेस। डॉक्टर अरविंद गुप्ता, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी। रोहित अग्रवाल, प्रवक्ता आरएलडी। और अरविंद मोहन जी, आप कंसल्टिंग एडिटर हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत, अ वेरी वार्म वेलकम। थैंक यू सो मच मेरे डिबेट में मेरे साथ रहने के लिए। एसएन सिंह जी, मेरा पहला सवाल आपसे होगा। कब्रिस्तान है, अब्बाजान है, जिन्ना है, पाकिस्तान है, गर्मी है, चर्बी है, और न जाने इस तरह के कितने जुमले हैं, न जाने कितने अल्फाज हैं। सिर्फ एक ही पार्टी नहीं कर रही, हर किसी के यही बोल हैं और हर किसी के लिए यही एक पॉलिटिकल पोस्चरिंग हो रही है। मुझे अभी तक समझ में नहीं आया पहले चरण के लिए मुख्य मुद्दा है क्या। कहां है बिजली, कहां है सड़क, कहां है पानी, कहां पर है रोटी, कहां है कपड़ा, कहां है मकान, कहां है पगार, यानी कि कहां पर है सैलरी, कहां पर है रोजगार। इसकी बात क्यों नहीं हो रही। सब कुछ डेविएट करके, डाइवर्ट करके कब्रिस्तान, पाकिस्तान, चचा जान, अब्बा जान, जिन्ना, गन्ना, इन सब पे लेकर के चले आए। क्यों? देखिए राशि जी, पहले आपको सादर प्रणाम, सभी लोगों को सादर प्रणाम, जय श्री राम। मैं कह रहा हूं आपके चैनल के माध्यम से मैं बताना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी तो जन विश्वास यात्रा के माध्यम से जो प्रदेश में बुनियादी विकास की है उसी के माध्यम से हम गए थे। आपने सड़क, पानी, बिजली, इन सब चीजों पे बात की, तो आप देखिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार में बिजली जाती नहीं है और पहले की सरकारों में बिजली आती नहीं है। आप देखिए पूर्वांचल एक्सप्रेसवे, बुंदेलखंड। सिंह साहब, आपकी फेस वैल्यू पे मैं सब कुछ ले रहा हूं। आपकी फेस वैल्यू पे मैं सब कुछ ले रहा हूं। आपने किसानों के लिए किया, आपके संकल्प में कोई विकल्प नहीं है। आपने गरीबों के लिए किया, अपने गांव के लिए किया, अपने शहर के लिए किया, अपने रोजगार के लिए किया, आपने लॉ एंड ऑर्डर के लिए किया। लेकिन ये कहने की कब्रिस्तान याद दिलाने की नौबत क्यों आने लगी है, या फिर पाकिस्तान और जिन्ना या फिर गर्मी की बात क्यों होने लगी है। मैं ये जानना चाहता हूं, अगर वाकई में सिर्फ विकास की बात थी, बाकियों को बोलने देते, कहने देते ना बाकियों को। राशि साहब, होता क्या है, बताना पड़ता है। बताना इसलिए पड़ता है कि कई लोग पाकिस्तान का नाम ऐसे समय में लेते हैं जिस दिन उत्तर प्रदेश का फाउंडेशन डे है, उस दिन आदरणीय अखिलेश यादव जी पाकिस्तान का नाम लेते हैं, और जिस दिन सरदार पटेल जी की जयंती है उस दिन जिन्ना का नाम लेते हैं। भारतीय जनता पार्टी इस तरह का कोई कार्य नहीं करती है। और आज देखिए पश्चिम में चुनाव है और पश्चिम में जिस तरह से मुजफ्फरनगर की घटना होती है और समुदाय के लोग जो है 2 लड़कों की हत्या कर देते हैं, 7 अभियुक्त पकड़े जाते हैं, और बड़े मुख्यमंत्री श्री आजम खान के कहने पे 7 लड़कों को छोड़ दिया जाता है। चक्कर क्या होता है ना सिंह साहब, मैं अपने डिबेट में सिर्फ वर्तमान और भविष्य की बात करना चाहता हूं। मैं अगर इतिहास में जाऊंगा तो शायद बहुत ज्यादा वक्त जाया हो जाएगा। मैं इतिहास में जाकर के कुरेदने की कोशिश नहीं करता, मैं वर्तमान के रास्ते से होते हुए भविष्य की तलाश करता हूं, और भविष्य की राजनीति की बात करेंगे, ज्यादा अच्छा होगा बाकियों के पास। इससे पहले कि मैं जाऊं, मैं अरविंद मोहन जी से एक सवाल करना चाहूंगा। अरविंद मोहन जी, जहां पर पाकिस्तान, जिन्ना, जहां पर कब्रिस्तान आने लगे, क्या ये माना जाए कि पहले चरण में ही चुनाव हिंदू मुसलमान हो गया है? क्या ध्रुवीकरण अपने जोर पर है? देखिए, ये कोशिश की गई, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये कहीं जमीन पे जमा है। अच्छा, चुनाव संजोग से मेरे हिसाब से बहुत अच्छे ढंग से आ गया असली मुद्दों पे, और असली मुद्दों में बीजेपी के पास कोई कम नहीं है। बीजेपी ने मुद्दा बना लिया लॉ एंड ऑर्डर को, वेलफेयर को। कल जो मैनिफेस्टो जारी हुआ है उसको देख के भी लगता है कि असली मुद्दों पे बीजेपी है। अब ये जरूर है कि किसानों से जुड़े कई मसले पे, गंगा सफाई पे, कुछ चीजों पे वो एकदम ब्लैंक हैं। क्यों क्या हुआ और कैसे हुआ इसकी सफाई नहीं दी गई। लेकिन मैं मानता हूं कि मोटे तौर पे चुनाव मुद्दों पे आ गया है, और लोग रोजगार की बात, रोज खेती की बात, बिजली की बात, लॉ एंड ऑर्डर की बात, ये सब चीजें लोग करने लगे हैं, और ये शुभ लक्षण है। और जिस तरह से जातिगत या कम्युनल गोलबंदी पिछली दफे दिखाई दी थी, मुझे इस बार वो दिखाई नहीं दे रही है। मुझे हर जाति में टूट दिखाई दे रही है। जो बहुत सॉलिड ब्लॉक माने जाते थे, एक ब्लॉक छोड़ दीजिए, मैं मानता हूं कि अभी भी मुसलमानों की नाराजगी काफी है बीजेपी से, और वो इन ब्लॉक शायद उसको वोट देंगे जो उनके परसेप्शन में बीजेपी को हरा सके। इसके अलावा बाकी गोलबंदियां जो भी कोई दावा करे, मुझे लगता है कि पिछली बार जितने वोट पड़े हैं जिस तरह से एक एक तरफ,
उस तरह की गोलबंदी इस बार हर जाति में टूट दिखाई दे रही है। अपने आसपास की सीटों में भी मुझे, जो पिछली दफे बहुत साफ एक एक पार्टी के पक्ष में हवा दिख रही थी, इस बार टूट सब जगह दिखाई दे रही है। तो मुझे लग रहा है ये टूट इसलिए नहीं हुई है कि जातियों से और धर्म से लोगों का उस तरह से रिश्ता टूट गया है। लोग इशू तलाश रहे हैं और डबल इंजन की सरकार आप कह रहे हैं, 5 साल ये भी सरकार चल गई, तो 7 साल 8 साल केंद्र की सरकार भी चल गई, तो लोग अब हिसाब भी लेने लगे होंगे मेरे हिसाब से। और जो चुनाव की मेरी पढ़ाई है वो ये बताती है कि हर चुनाव में अब तक मुल्क में जितने चुनाव हुए हैं 50% पुराने लोग हार जाते हैं। तो मतलब कि सारे इक्वेशन पुराने रह जाते हैं और लोग उसके परफॉर्मेंस को जज करते हैं। बीजेपी ने इसमें होशियारी की थी कि 150 लोगों का टिकट काटने की बात, एक तरह का फैसला उसने किया था, लेकिन वो फैसला लागू नहीं हो पाया क्योंकि उस समय स्वामी प्रसाद मौर्य वगैरह ने दल बदल किया, तो उससे बीजेपी में एक हड़बड़ी आई। तो ये जवाबदेही मुझे लगता है कि डबल इंजन की सरकार हो, सिंगल इंजन की सरकार हो, लोग वो हिसाब भी पूछ रहे हैं। तो इसलिए ये जो आप मसले गिनवा रहे हैं, मुझे लगा कि ये जमीन पे बहुत ज्यादा जमे नहीं है। अच्छी बात है, अगर इस तरीके के जुमले जमीन पर ना जमे तो यही हिंदुस्तान की राजनीति के लिए अच्छा होता है और एक स्वस्थ लोकतंत्र के लिए ये सबसे ज्यादा जरूरी है। डॉक्टर अरविंद गुप्ता, क्योंकि मेरे डिबेट में समाजवादी पार्टी का रिप्रेजेंटेशन आप कर रहे हैं, समाजवादी पार्टी की जो सियासी पगडंडियां होती है ना, इसमें बड़ी रोलर कोस्टर राइड सी नजर आती है। आप कभी कहीं और चल रहे होते हैं, फिर डेविएट होकर के कहीं और चले जाते हैं। कभी बात किसान की करते हैं, लेकिन जब कोई करता है कब्रिस्तान की बात तो आप ट्रैप होकर के कब्रिस्तान के पीछे चलने लगते हैं। कभी बात आप अन्न संकल्प की करते हैं, लेकिन अगर कोई कहता है गर्मी या चर्बी तो फिर आपकी तरफ से कहा जाता है कंप्रेसर। आपके साथी ये कहते हैं चर्बी उतरवा लेंगे। इन सब के बीच में कैसे आप बोलेंगे कि 5 साल पहले हमारा भी काम बोलता था, आज भी हमारा काम बोलता है और आगे भी हमारा काम बोलेगा? आप भी तो वही ट्रैप होकर के रह गए हैं, वही जिन्ना, वही पाकिस्तान, वही कब्रिस्तान। कौन वाले हैं आप? राशिद जी, माननीय अखिलेश जी ने एक चीज बिल्कुल स्पष्ट कर दी थी कि हम प्रोग्रेसिव राजनीति की बात करेंगे, हम प्रेजेंट की बात करेंगे और एक बेटर फ्यूचर के लिए हम संघर्ष करेंगे। आज हमारा जो मुख्य मकसद ये है कि हम भूखे को रोटी देने की व्यवस्था की बात करते हैं, बेरोजगार को रोजगार देने की व्यवस्था की बात करते हैं, और जो बीमार है उसे हम दवाई देने की बात करते हैं। सीधी सी बात आप समझ ले, माननीय अखिलेश जी का एक सपना है, वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। वो चाहते हैं कि हिंदुस्तान के बच्चों को जो वर्ल्ड क्लास एजुकेशन मिले, लेकिन सरकारी स्कूलों में। उत्तर प्रदेश के लोगों को वर्ल्ड क्लास हेल्थ सिस्टम मिले, लेकिन सरकारी अस्पतालों में। आप ये कह रहे हैं डॉक्टर गुप्ता, आप ये कह रहे हैं कि अखिलेश यादव का सपना है वर्ल्ड क्लास एजुकेशन, अखिलेश यादव का सपना है प्रोग्रेसिव अप्रोच वाली राजनीति, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को यह लगता है कि आप लोग कब्रिस्तान वाली राजनीति करते हैं। बीजेपी को यह लगता है कि आप लोग माफियावादी राजनीति करते हैं, आप लोग परिवारवाद की राजनीति करते हैं, आप लोग समाजवाद का चोला ओढ़ करके, आप लोग समाजवाद का चोला ओढ़ करके नेपोटिज्म करते हैं, पॉलिटिकल हिपोक्रेसी करते हैं। इसका जवाब क्या है आपके पास? मैं आपको एक एक सवाल का जवाब देता चला जाता हूं। पहले आ जाते हैं परिवारवाद पे। आज अपर्णा यादव भारतीय जनता पार्टी में, और अखिलेश जी ने बताइए अपने परिवार में कितने लोगों को टिकट दी। तो इससे पहली चीज है कि परिवारवाद खारिज हो जाता है। मतलब आप यही कहना चाहते हैं कि मतलब आप यही कहना चाहते हैं कि परिवार जो परिवार संभाल नहीं पाए अखिलेश, आप ये कहना चाहते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। इसलिए नहीं, अखिलेश जी इस टाइम जो है वो परिवारवाद के ऊपर जा ही नहीं रहे। वो तो ये देख रहे हैं कि जो क्षेत्र में काम कर रहा हम उसे उसकी तवज्जो देंगे। हाँ, इतना जरूर है, भारतीय जनता पार्टी परिवारवाद है कि माननीय राजनाथ सिंह के दोनों लड़कों को टिकट दी गई, माननीय कल्याण सिंह के बेटे राजवीर सिंह को दी गई, राजवीर सिंह के बेटे संदीप सिंह को दी गई, गोपीनाथ मुंडे, पंकजा मुंडे, प्रमोद महाजन की बेटी पूनम महाजन। बात यूपी की होगी। अगर आप महाराष्ट्र की तरफ जाएंगे, एक बार मैं बाकी पैनलिस्ट को भी लेकर के आता हूं। बात यूपी की चली है, महाराष्ट्र की हम कभी और कर लेंगे। उमाशंकर पांडे जी, मैं आपसे पहले ये पूछूं कि कैसे हैं आप, या पहले आपसे ये पूछूं कि बतौर कांग्रेस के प्रवक्ता कहां हैं आप? मैं कांग्रेस पार्टी की बात कर रहा हूं। आरपीएन सिंह है नहीं, जितिन प्रसाद है नहीं, अदिति सिंह है नहीं, ललितेश त्रिपाठी है नहीं, इमरान मसूद है नहीं, पंकज मलिक है नहीं, अन्नू टंडन है नहीं, प्रवीण सिंह एरोन है नहीं। यानी यूपी में फिर कहां हैं आप? आपके अपने नहीं हैं, अपनों के बिना कहां हैं आप? कितने मजबूत हैं आप? और पहले चरण में अपनी जगह कहां ढूंढते हैं आप? देखिए, धरती पर तमाम लोग आते हैं और चले जाते हैं, लेकिन उससे धरती के अस्तित्व पर और उसके धारण करने की क्षमता पर कोई असर नहीं पड़ता।
और ये केवल कांग्रेस के लिए लागू नहीं होता है, सभी दलों के लिए लागू होता है। सभी दलों का अपना एक बेस कार्डर होता है और उस कार्डर को हमेशा पार्टी सजो के रखती है और वो रहते भी हैं। लेकिन तमाम लोग होते हैं जो आते रहते हैं, जाते रहते हैं, उससे उन दलों पर फर्क नहीं पड़ता। अब कल ही समाजवादी पार्टी से टिकट प्राप्त हाजी साहब वो हमारी पार्टी में शामिल हो गए। उन्होंने सपा का टिकट रमजान जी ने लौटा दिया, श्रावस्ती से वो हमारे दल में आ गए। तो ये चलता रहता है। तमाम लोग भारतीय जनता पार्टी को छोड़कर सभी दलों में गए, बसपा को छोड़कर गए और अब देखिए सपा में भगदड़ मची है। रोज सपा के 2-4 नेता वो पार्टी छोड़ के जा रहे हैं। अभी कल पार्टी के इनके प्रवक्ता थे, वो भी पार्टी छोड़ के रुदौली से बसपा के कैंडिडेट बन गए। तो राशिद जी ये चलता रहता है। अब मैं बात आज करता हूं मुद्दे की। आपने पूछा हम कहां कहां हैं, आप शुरू करिए। सोनभद्र के उम्भा से लेकर शाहजहांपुर, उन्नाव, हाथरस, गाजियाबाद, लखीमपुर, आजमगढ़, श्रावस्ती, हम हर जगह हैं जहां कहीं उत्तर प्रदेश की जनता योगी सरकार के अत्याचार से पीड़ित और प्रताड़ित है। कांग्रेस पार्टी और उसके नेता और हम सबके नेता आदरणीय प्रियंका गांधी जी हर जगह आपको खड़ी दिखाई दी। वो योगी सरकार के अत्याचारों के खिलाफ ना डरी ना झुकी, लड़ी और न्याय का मार्ग उन्होंने प्रशस्त किया। भले ही इनको चिनार के किले में बंद कर दिया गया, बिजली पानी काट दिया गया, भले इनको सीतापुर जेल में बंद कर दिया गया और तमाम तरीके से आप तो ये कहते हैं, इससे पहले कि मैं रोहित अग्रवाल जी के पास जाऊं, इससे पहले कि मैं रोहित जी के पास जाऊं, एसएन सिंह जी 1 मिनट आपको रिबटल का मौका मैं जरूर दूंगा। आप ये कहते हैं सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। आप ये कहते हैं कि समाज के हर तबके के लिए काम किया है। आपका ये कहना है गली मोहल्ले गांव के लिए काम किया है, शहर के लिए काम किया है, माफियाओं के खिलाफ काम किया है। हमने बिजली दी है और बिजली 24 घंटे दी है, हमने रोजगार दिया है, हमने रामराज कायम कर दिया है। लेकिन यहां तो कुछ और ही कहा जा रहा है। उमाशंकर पांडे कहते हैं कि आपकी सरकार में अत्याचार हुआ है, आपकी सरकार में कुशासन है, आपकी सरकार में न्याय नहीं मिलता, आपकी सरकार में बेटियां महफूज नहीं है। जवाब दें। देखिए राशि जी देखिए, उत्तर प्रदेश में इनकी सरकार है नहीं तो ये कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन देश के प्राय कई प्रदेशों में इनकी सरकार है। थोड़ा सा इनको वहां पे भी देख लेना चाहिए और एक रोल मॉडल पेश करना चाहिए। आप देखिए, जो लड़की हूँ लड़ सकती हूँ का नारा देके 40% टिकट देने की बात उत्तर प्रदेश में की है। इन्होंने पंजाब में क्यों नहीं किया, गोवा में क्यों नहीं किया, उत्तराखंड में क्यों नहीं किया। आप देखिए इनकी सरकार जो है राजस्थान में जनसंख्या में उत्तर प्रदेश से बहुत कम है, पंजाब में जनसंख्या में उत्तर प्रदेश से बहुत कम है, बेरोजगारी दर वहाँ बहुत ज्यादा है। आज जो है महिलाओं पे सबसे यूपी की बात अगर डिबेट यूपी की करूंगा, इधर दौरान नहीं जाएंगे हम, इधर उधर डिरेल होंगे ही नहीं, मैं डिरेल होने ही नहीं देता अपनी डिबेट को। यूपी की बात, यूपी में इनका कुछ है ही नहीं है, इनका न संगठन है, इनका कोई आधार है, न इनका बेस है। मैं ये कह रहा हूँ इसके बाद भी अगर ये 7 सीट पा जाते हैं तो बहुत बहुत धन्यवाद इनको, 7 सीट पा जाते हैं। और सुनिए, यूपी में इनके पे विश्वास कैसे कोई करेगा। आप एक धर्म की बात करते हैं, आप देश के संसाधनों पे एक लोगों का आधार बनाते हैं। आपके जो पार्टी के सबसे बड़े नेता राहुल गांधी जी हैं, वो कहते हैं कि हिंदू आतंकवादी होते हैं, वो कहते हैं कि मंदिर में लड़की छेड़ने जाते हैं। ये झूठ बोल के कौन देगा। और सुनिए, अब इसीलिए तो बीच में आप लोग बोल रहे हैं राहुल गांधी जी, राहुल गांधी एक्सीडेंटल हिंदू हैं। इससे पहले कि उमाशंकर पांडे जी आप जवाब दें, रोहित अग्रवाल काफी देर से मेरा इंतजार कर रहे हैं। आरएलडी के प्रवक्ता रोहित अग्रवाल काफी देर से मुझे मेरा इंतजार कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी के साथी हैं और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अपना खम ठोक रहे हैं जाटों के बीच, मुसलमानों के बीच। और जब चौधरी अजीत सिंह को लेकर 2013 में नाराजगी हो गई थी, इस नाराजगी को दूर करने की कोशिश भी की जा रही है। लेकिन एक मिनट रुक जाएं, चिकचिलाहट नहीं। रोहित अग्रवाल जी, चुनाव के बाद किसकी चर्बी उतरेगी, कोट अनकोट। रोहित अग्रवाल जी, चुनाव के बाद किसकी चर्बी उतरेगी, कोट अनकोट। रुक जाएं आप लोग, रोहित जी बोलेंगे। पहले इन लोगों को चुप करा दी। चिकचिलाहट नहीं, हो गई टीआरपी हो गई। मुझे टीआरपी चाहिए ही नहीं होती। आप चीखते रहेंगे, चिल्लाते रहेंगे, मैं आऊंगा ही नहीं। मैं चीखने वाले के पास नहीं आऊंगा। रोहित जी बोलेंगे। नहीं, ये ठीक तरीका नहीं होता है। लोकतंत्र में बाकियों को सुनना भी बहुत जरूरी होता है। बोलें, रोहित अग्रवाल बोलें। हाँ राशिद जी, मुझे बताइए, 700 किसानों की शहादत हो गई। भारतीय जनता पार्टी के किसी वरिष्ठ नेता ने अभी तक शहादत के ऊपर दुख नहीं प्रकट किया। ये चर्बी नहीं तो क्या है कि लखीमपुर में इनके टेनी जी के जो गृह रोहित भाई मुझे समझाइए, चर्बी का मतलब क्या होता है, थोड़ा समझाए ना। सियासत में चर्बी का मतलब क्या है? तो लीजिए,
अरे एसएन सिंह रुक जाओ, पता है चर्बी बहुत चढ़ गई है, रुक जाओ एसएन सिंह। नहीं चर्बी आपको चढ़ गई तो उतर जाएगी, गर्मी भी उतर जाएगी। मत करो, 5 साल तक आप चर्बी और गर्मी उतार रहे थे, 5 साल तक जो बुलडोजर लेके जा रहे थे ना, 5 साल में आप चर्बी और गर्मी से उतरी नहीं लग रहा है। विपक्ष की इसीलिए आपकी चर्बी चढ़ गई है। एसएन सिंह पहली बात तो ये है कि अपने पैनलिस्ट से मैं ये कहना चाहूंगा कि शब्दों की मर्यादा बने रहे, कोई भी तू तड़ाक करके बात नहीं करेगा। हम सभी जितने भी गेस्ट हमारे साथ पैनल में हैं सारे माननीय हैं, इसलिए भारतीय जनता पार्टी के प्रति आप बताइए, जनता के बीच में रोहित अग्रवाल जी मुझे ये बताएं, रोहित अग्रवाल जी मुझे आप ये बताइएगा, आप तो किसानों की बात करते थे, आप तो जाटों की बात करते थे, आप तो पश्चिमी यूपी की बात करते थे, खेत खलिहान जमीन के रकबे की बात करते थे, ये चर्बी पे कैसे आ गए? आपकी जबान पर अगर एमएसपी हो तो अच्छा लगता है, आपकी जबान पर अगर कृषि कानून हो तो अच्छा लगता है, लेकिन चर्बी अगर होती है ना अच्छा नहीं लगता। रोहित भाई माफ कीजिएगा, चर्बी जैसे शब्द अच्छे नहीं लगते। राशिद भाई मैं आपसे सहमत हूं, पर भारतीय जनता पार्टी जब चुनाव का नैरेटिव चेंज करना चाहती है तो इनको बताना जरूरी है कि जब हाथरस की बेटी को आधी रात में जलाया था तो उसको हम चर्बी ही कहते हैं, और जब आपने उन्नाव की बेटी को न्याय ना देकर और अपने विधायक, अरे राशिद जी बुलंदशहर के बारे में भी पूछ लीजिए ना, बदायूं के बारे में भी पूछ लीजिए। बदायूं में बुलंदशहर के अंदर लड़कियां गई थी, उनके साथ किस तरह से बलात्कार की घटना को अंजाम दिया गया। और सुनिए, बुलंदशहर में 12 लोगों ने बलात्कार की घटना को अंजाम दिया, और आजम खान साहब कह रहे हैं कि ये तो राजनीति से प्रेरित है, और बाद में जाकर सुप्रीम कोर्ट में माफी मांगते हैं। ये भी पूछ लीजिए इनसे, इनकी सरकार में जिसके साथ ये चुनाव लड़ रहे हैं, मायावती जी के इस तरीके से राशिद भाई, इनको तो मैं भी कर सकता हूं बहुत अच्छी तरीके से। नहीं आप सुन, जब बीच में अगर एक दूसरे की आवाज काटते रहेंगे तो फिर जो भी आप मैसेज देना चाहेंगे मैसेज बिल्कुल नहीं पहुंचेगा। अगर अपने व्यूअर तक या फिर अपने वोटर तक या फिर अपने समर्थकों तक आप मैसेज पहुंचाना चाहते हैं, एक एक करके अगर आप बोलेंगे ज्यादा अच्छा रहेगा। डिबेट का डेकोरम बना करके रखें, और मैं यहां पर हूं, मैं इन्वाइट कर रहा हूं एक एक करके, कौन बोलेगा कौन नहीं बोलेगा। रोहित जी अपनी बात जल्दी से पूरी करें आप। देखिए ऐसा है राशिद भाई, हम सब ने देखा कि किस तरीके से 13 महीने तक देश का सबसे बड़ा आंदोलन आजादी के बाद का किसानों को करना पड़ा अपने हक को मांगने के लिए। आज सरकार सुन नहीं रही है किसानों की बात को। आप बात करते हैं एमएसपी की, आपने किसानों से आंदोलन खत्म करने की बात की, आपने कुछ समझौते किए थे कि हम गृह राज्य मंत्री टेनी को हटाएंगे, पर आप उसके साथ मंच साझा करते हैं, आप उसके साथ गलबलिया करते हैं। आप देखिए भारतीय जनता पार्टी ने पूरी तरीके से किसानों को रौंदने का काम किया। उत्तर प्रदेश के अंदर पहली बार ऐसा हुआ कि शमशान से लाशें घर गई हों। उत्तर प्रदेश के अंदर पहली बार ऐसा हुआ, ये गंगा को मां कहते हैं और गंगा पट गई लाशों से, और कुत्ते कोरोना काल के अंदर लाशों को नोच रहे थे और इन्होंने कफन चोरी करने का काम किया, इन्होंने उन लाशों के ऊपर से कफन हटवाने का काम किया। भारतीय जनता पार्टी इतना बेअंदाज हो चुकी है कि इनके यहां विधायक बेटियां छेड़ रहे हैं। विधायक ने उन्नाव के अंदर बेटी को रौंद दिया पूरी तरीके से, उसके साथ रेप किया, उसके परिवार को कुचलवाने का काम किया, खत्म करने का काम किया, पर भारतीय जनता पार्टी अपने विधायक को बचाती रही। जब हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की डांट पड़ी तब जाके इन्होंने अपने विधायक को हटाने का काम किया। आप देखिए पूरी तरीके से जिसके साथ बैठे हैं गायत्री प्रजापति किसके पार्टी के हैं, और आप जिसकी गोद में बैठे हैं गायत्री प्रजापति को प्रमोशन दिया जाता है। इलाहाबाद के अंदर युवा रोजगार मांग रहा है तो उसको लाठी से पिटवा रहे हैं। अब आप बताइए राशिद भाई, अरविंद जी यहाँ पर एक बात ही आई, ठीक है रोहित भाई ठीक है। अरविंद जी यहाँ पर एक बात ही आई कि अरविंद मोहन जी से मेरा सवाल है, अरविंद जी यहाँ पर एक बात ही आई कि भारतीय जनता पार्टी एक पॉलिटिकल नैरेटिव सेट करने की कोशिश कर रही है। यहाँ पर बैठे हुए कुछ वक्ताओं का ये कहना है। अब मेरा सवाल यह है कि कुछ बयान आए थे पिछले दिनों यूपी के सीएम के, अगर हिंदू का घर जलेगा तो मुस्लिम का घर कैसे सुरक्षित रहेगा। कब्रिस्तान को लेकर के जो बयान आया है वो भी आप जानते हैं। उत्तर प्रदेश की 403 में से 144 विधानसभा सीटों पर मुसलमान का असर है, मुस्लिम वोट बैंक का असर है, और खासतौर से पश्चिमी उत्तर प्रदेश की राजनीति में जाट और मुस्लिम एक जमाने में एक हुआ करते थे। 2013 के बाद दोनों छिटक करके रह गए। सबसे बड़ा नुकसान चौधरी जी को हुआ, सबसे बड़ा नुकसान आरएलडी को रहा। क्या इस बार जो एक मुसलमान है आरएलडी के साथ, जाट के साथ में, क्या वापस में ये कॉम्बो बनेगा या फिर नहीं बनता सा लगेगा या नहीं? संभावित आपको क्या नजर आता है, और एक मुसलमान के जहन में क्या कुछ चलेगा इस बार जब उत्तर प्रदेश में वोट देने के लिए जाएगा तब? देखिए, जाट मुसलमान कॉम्बिनेशन बनेगा नहीं बनेगा इस बारे में भविष्यवाणी करने की मेरी तो बहुत इच्छा नहीं है। जाटों में नाराजगी है, किसानों में नाराजगी है,
लेकिन मुझे ये भी लगता है कि बीजेपी ने बहुत वक्त रहते कानून वापस लिए और इस जो कॉम्बिनेशन की बात आप कर रहे हैं, इस कॉम्बिनेशन को तोड़ने का या सपा और आरएलडी के बीच दरार डालने का इश्यूज के हिसाब से, पर्सनालिटी के हिसाब से कोशिश की और ये पॉलिटिकल स्ट्रेटजी है और मुझे इसमें कोई खास खर्चा दिखाई नहीं दे रहा। और इसकी काट भी अखिलेश और जयंत चौधरी ने करने की कोशिश की। अब ये वोट पे क्या होगा ये देखने की चीज होगी। लेकिन जहां तक मुसलमानों की बात है, उनके बारे में बीजेपी लगातार, अब उसका वोट उनको नहीं मिलता है, उन्होंने जानबूझ के उसको अलग किया। जैसे मेरे हिसाब से संतोष गंगवार बीजेपी के चुनिंदा लोगों में थे जिनको मुसलमानों का वोट मिला करता था, या जिन्होंने लगातार सबसे ज्यादा चुनाव जीते हैं, जिनका मास बेस बहुत बढ़िया था। उनको किस गुनाह में सरकार से वापस कर दिया गया और लगभग बीजेपी की पॉलिटिक्स में वो मार्जिन पे डाल दिए गए, ये तो जो लोग फैसला करते हैं वो बताएंगे। लेकिन मुसलमानों के मामले में बीजेपी एकदम, और इस मामले में योगी जी का रिकॉर्ड भी मैं मानता हूं कि बहुत खराब है कि पहले दिन से वो हिंदू मुसलमान करने की कोशिश, सारी सक्रियता उनकी रही, उनकी सक्रियता के बारे में या उनके काम के बारे में टिप्पणी नहीं है, लेकिन हिंदू मुसलमान सवाल पे वो लगातार सक्रिय रहे। जैसा मैंने कहा पहले कि ये मैं सौभाग्य मानता हूं और चुनाव के सही डायरेक्शन में आने की बात मानता हूं कि चुनाव मुझे हिंदू मुसलमान सवाल पे जाता नहीं दिखाई दे रहा है। जातियों का बंटवारा भी पुरानी तरह का जो बंटवारा था उस किस्म का बंटवारा नहीं दिखाई दे रहा है। मुसलमानों का वोट निश्चित रूप से उस कैंडिडेट को जाएगा जो बीजेपी को हराता दिखेगा। इस मामले में एसपी आरएलडी गठबंधन आगे है। बीएसपी को भी ऐसा वोट मिल सकता है, कांग्रेस को भी मिल सकता है, अभी इसकी संभावना को खारिज नहीं, लेकिन मुसलमान वोट के लिए सबसे बड़ी चीज, और ये अनफॉर्चुनेट है, मैं मानता हूं कि उनको डेवलपमेंट के इशू, उनको रोजगार के इशू, उनको महंगाई के इशू, उनको गंगा सफाई के इशू, ये मसले छोड़ के सिर्फ बीजेपी हराने के इशू पे वोट देना पड़ रहा है। ये हेल्दी डेमोक्रेसी नहीं है और इस पे बीजेपी को भी सोचना चाहिए और बाकी पार्टियों को भी सोचना चाहिए कि कब तक मुसलमानों को सिर्फ इसी नाम पे वोट देना पड़ेगा और कब तक उनकी पॉलिटिक्स, हम देख रहे हैं कि ओवैसी भी इस नाम से उत्तर प्रदेश में सक्रिय हो गए, तो कब तक मुसलमान सिर्फ वोट बन के रहेंगे और वो भी वोट सिर्फ एक पर्पज कि बीजेपी पावर में ना आ जाए, और तब भी बीजेपी पावर में आ जाती है। तो इसलिए ये वोटिंग का मेरे हिसाब से बहुत दुर्भाग्यपूर्ण पक्ष है, लेकिन ये सच्चाई है। दो बहुत बड़ी चीजें अरविंद मोहन जी कह गए, और पहला तो ये कि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से हिंदू मुसलमान करने की कोशिश की भले ही जाए, लेकिन होता नजर नहीं आ रहा है। जातियों का गणित या जातियों का समीकरण या सोशल इंजीनियरिंग जैसी इससे पहले सियासी विरासत में हमने उत्तर प्रदेश में देखी है, उस तरीके का होता नजर नहीं आ रहा है। अब बात आ जाती है जब हिंदू मुसलमान हो जाने की या ध्रुवीकरण कर लेने की, तो ऐसे में सवाल यह पैदा होता है कि कांग्रेस कहां पर खड़ी है, क्योंकि एक पॉलिटिकल नैरेटिव बार बार भारतीय जनता पार्टी की तरफ से यह सेट किया गया है कि कांग्रेस के जो बड़े नेता हैं ये तो एक्सीडेंटल हिंदू हैं। लेकिन सवाल कई और भी खड़े हो जाते हैं कि यूपी में 15 साल से ज्यादा उम्र के लगभग 72% मुसलमान अनपढ़ हैं या प्राइमरी भी पास नहीं कर पाए, इनका क्या? यूपी में लगभग 41% मुसलमान पूरी तरीके से अनपढ़ हैं, इनका क्या? यूपी के कामगारों में मुसलमानों की हिस्सेदारी लगभग 31% है, इनका क्या? यूपी में 48% मुसलमान पूरी तरह से भूमिहीन हैं, ना खेती है ना मकान है, इनका क्या? इन्हें लेकर के मैं एसएन सिंह से सवाल करूंगा। एक्सीडेंटल हिंदू को लेकर के मैं उमाशंकर जी आपसे सवाल करूंगा। आगे बढ़े उससे पहले हेडलाइंस। 11 जिले 58 सीटें, चंद घंटे के बाद वोटिंग शुरू होने वाली है, यानी यूपी का जो असली रण है यह सज चुका है, रणभेरी भी बच चुकी है और युद्ध होने वाला है शुरू। और पश्चिम की जो लड़ाई है ना, पश्चिम के बारे में कहते हैं पश्चिम गेटवे टू उत्तर प्रदेश है, पश्चिम गेटवे टू द क्राउन है, पश्चिम गेटवे टू द रियल पॉलिटिक्स है, इस तरह की बातें कही जाती हैं। और पश्चिम में जो पड़ जाता है भारी, उसी की चलती है लखनऊ में। पश्चिम में जो जीतता है ज्यादा सीटें, उसी की लखनऊ में बैठकर सरकार बनती है। यानी पश्चिम अपने आप में डिसाइसिव है, पश्चिम अपने आप में निर्णायक है, क्योंकि पश्चिम में जाट हैं, मुसलमान हैं, क्योंकि पश्चिम में किसान हैं, पश्चिम में ऐसे भी लोग हैं जो बहुत ज्यादा जागरूक हैं। लेकिन पहले चरण के जो बड़े बयान हैं, प्रियंका गांधी, असदुद्दीन ओवैसी, जयंत चौधरी, मायावती, इनके बड़े बयान किस ओर इशारा करते हैं, देखिए। हो रहा है कि हमारे राजनीतिक दल जितने भी हैं वो ऐसे ऐसे बयान दे रहे हैं कि हम, कोई कह रहा है हम गर्मी निकालेंगे, कोई कह रहा है हम चर्बी निकालेंगे। मैं कहना चाहती हूँ कि हम भर्ती निकालेंगे
हम काम कर रहे हैं, हम आपकी समस्याओं के लिए काम कर रहे हैं। उन्हीं को समर्थन दीजिए जो आपकी समस्याओं को के समाधान को सर्वोपरि रखें। बाबा ने कहा कि शामली और मुजफ्फरनगर उनकी नजर में ये ज्यादा गर्म है, उनकी गर्मी निकालनी, आपकी गर्मी निकालनी। सीधी सीधी आपको धमकी दी है बाबा ने। वैसे भारत आजाद है, लोकतंत्र है और उनका हक बनता है, वो अपने पार्टी के लिए वोट तो मांग ही सकते हैं। मुख्यमंत्री अब उनका कार्यकाल खत्म हो गया, लेकिन अपने पार्टी का प्रचार तो करेंगे। यहां भी आए, यहां भी वोट मांगी, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं उन्हें कोई इन दोनों जिलों से कोई उम्मीद रखनी नहीं चाहिए, क्योंकि इनको तो हम 20% में दिखते हैं। हमारी गर्मी निकालना चाह रहे हैं। दूसरे के घर की फिक्र मत करो, अपना घर सुधारो। आपको चॉइस करना है नागनाथ, सांपनाथ और एक मदारी में। इनका साथ मत दीजिए, हिस्सेदारी की लड़ाई लड़िए, अपनी लीडरशिप को बनाइए। भाजपा सरकार की भी नीतियां व कार्यशैली अधिकांश यहाँ जातिवादी, पूंजीवादी एवं आरएसएस के संकीर्ण एजेंडे को ही लागू करने पर टिकी रही हैं। हमेशा यह तनाव व नफरत आदि का वातावरण ही बना रहा है। प्रदेश में हर प्रकार के अपराध भी काफी ज्यादा बढ़े हैं। चलिए वापस अपने पैनलिस्ट के पास में मैं चलता हूं। उमाशंकर पांडे जी, जितने भी बड़े बयान थे वो तो आपने सुन लिए। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से आपके नेताओं को एक्सीडेंटल हिंदू कहा जाता है। कई बार ये कहा जाता है कि आप मौका देकर के जनेऊ धारण कर लेते हैं, मौका देकर के दहलीज पर जाते हैं, मौका देकर के दर पर जाते हैं, मौका देकर के दरगाह पर जाते हैं, मौका देकर के मंदिर में जाते हैं, मौका देकर के मस्जिद में जाते हैं, मौका देकर के समुदाय के बीच में जाया करते हैं। यही मौका आपने 80 के दशक में खोया था, यही मौका आप पाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन चोला अभी भी एक ही है, बदलने की कोशिश नहीं हुई। जवाब दें। देखिए राशिद जी, भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि इस तरीके के डिस्कशंस वो टीवी डिबेट्स में आए, और मैं उधर जाने वाला नहीं, क्योंकि धर्म हमारी व्यक्तिगत आस्था है। कौन कब मंदिर जाएगा, कौन कब मस्जिद जाएगा, ये तय करने का अधिकार उस व्यक्ति का है। उसको भारतीय जनता पार्टी से सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। जो आस्था के नाम पर चंदा जुटाकर अपना घर चलाते हैं, जो राम के नाम पर धंधा करते हैं, जो कृष्ण और मथुरा के नाम पर अपनी राजनीतिक रोटियां सेकना चाहते हैं, जो दंगे करवा के हिंदू या मुसलमान को मरवाने का काम करते हैं। 2013 के दंगे भारतीय जनता पार्टी की स्क्रिप्ट का दुष्परिणाम था, जिसमें सैकड़ों लोग मारे गए। कांग्रेस पार्टी दिलों को जोड़ने का काम करती है, कश्मीर से कन्याकुमारी तक भारत को जोड़ने का काम करता है। जो भारत में है वो भारतीय है, और यही हिंदू धर्म भी कहता है कि एक एक व्यक्ति भगवान का अंश है, और जो भगवान के अंश की सेवा करता है। एसएन सिंह जी, उमाशंकर पांडे ये कहना चाहते हैं, उमाशंकर जी ये कहना चाहते हैं कि ये जोड़ने का काम करते हैं, आप तोड़ने का काम करते हैं। आप कृष्ण की राजनीति करते हैं, आप राम की राजनीति करते हैं। उमाशंकर जी ये कहने, उमाशंकर जी का सुनिए, एसएन सिंह जी, उमाशंकर जी का एक और इशारा है। उमाशंकर जी ये कहना चाहते हैं कि आप लोगों का गाना है, जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, और उमाशंकर ये भी कहना चाहते हैं आप राम को कैसे लाएंगे, हम सभी को तो राम लेकर के आए हैं। समय दे दीजिए और 10 सेकंड सुन लीजिए, उसके बाद बेशक आप कहेंगे मैं नमस्ते करके चला जाऊंगा। राशि जी देखिए, शुरुआत आप अहंकार देख रहे हैं इनका। अरे सुनिए रोहित जी, आप अपने अहंकार को रखिए, आप अपने अहंकार को रखिए और दूसरे को संस्कार मत सिखाइए। हर किसी की रिप्रेजेंटेशन होगी, एक एक करके अगर बोलेंगे ज्यादा अच्छा रहेगा, एक एक करके अगर बोलेंगे ज्यादा अच्छा रहेगा। रोहित जी, हाँ, एसएन सिंह जी को बोलने दें, सिंह साहब को बोलने दें, रोहित जी सिंह साहब को बोलने दें। अरे ये बोलते नहीं, फर्क नहीं पड़ने वाला है। देखिए ये चाहते हैं कि हिंदू अपने पूजा प्रथा को छोड़ दे। भारतीय जनता पार्टी राशि जी फाउंडेशन कैसे करती थी? रोहित जी, उमाशंकर जी, रोहित जी, उमाशंकर जी, रोहित जी, उमाशंकर जी, एसएन सिंह बोलेंगे, एसएन सिंह जी बोलेंगे। ऐसे किसी की भी आवाज नहीं जा रही है। आप बिल्कुल भी
आप बिल्कुल भी सुनाई नहीं दे रहे हैं, आप ऑडिबल नहीं हैं, आप में से कोई भी ऑडिबल नहीं है, सिर्फ एसएन सिंह की बात जा रही है। सुन लीजिए, इनके कहने से ऐसा कुछ नहीं होगा। अगर ये 4 गति को न माने, भारतीय जनता पार्टी सीना ठोक के कहती है, हम दूसरे धर्मों की अगर इस तरह से चीख चिल्लाहट होगी, किसी की भी आवाज नहीं जा रही है, किसी की भी आवाज नहीं जा रही है। रुक जाएं आप, किसी की भी आवाज कहीं पर भी नहीं जा रही है। एसएन सिंह जी अपनी बात बोलें आप प्लीज। रोहित जी और उमाशंकर जी 1 मिनट के लिए रुक जाएं आप। एसएन सिंह जी बोलें। नहीं राशिद भाई, आपको इस पे ऑब्जेक्शन करना पड़ेगा। ये 10 सेकंड बोले कि चले जाएंगे। हम लोग आधे घंटे बैठे हुए हैं। जो विदेशी पार्टी है ये अहंकार है भारतीय जनता पार्टी का। ठीक है, अहंकार है। ठीक है, हम ये नहीं चाहेंगे कि केवल मस्जिद बने और मंदिर न बने। ठीक है, ठोक के कहते हैं राम को तो आप लोग काल्पनिक बताते थे, रामेश्वर राम काल्पनिक हो गया। अरविंद जी के पास फिर से चलते हैं। जहां पर चीख चिल्लाहट होगी वहां अरविंद जी के पास फिर जाऊंगा मैं। अरविंद मोहन जी के पास चला जाऊंगा। रुक जाएं आप लोग। काफी देर से डॉक्टर गुप्ता भी नहीं आए। काफी देर से डॉक्टर गुप्ता भी नहीं आए। डॉक्टर गुप्ता भी काफी देर से नहीं आए। इस तरह से अगर करेंगे नहीं, इस तरीके से मत कीजिए ना। फिश मार्केट मत बनाइए, मछली बाजार मत बनाइए। ये कोई सियासत का मंच नहीं है। अरे यहाँ पर आपकी बयानबाजी का कोई मंच नहीं है। ये इंडिया न्यूज चैनल है, इंडिया न्यूज की डिबेट है। अरविंद जी बीच में आप आ सकते हैं। अरविंद जी बीच में आप आ सकते हैं। अरविंद मोहन जी को लेकर के आते हैं। अरविंद जी क्या किसानों की नाराजगी थोड़ी सी पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कम हुई होगी कृषि कानून वापस लेने के बाद? अरविंद मोहन जी, देखिए, किसानों के सवाल पे बीजेपी ने अपने ओर से जो करना था आंदोलन के दौरान वो किया। उसके बाद से लगातार उनको लग रहा है, बल्कि वो फैसला आपको हटा दिया। किसानों की नाराजगी भारी एसएन सिंह जी एसएन सिंह जी और उमाशंकर पांडे जी हाथ जोड़ करके विनम्र निवेदन है, ऐसे ना करें। क्लास के शरारती बच्चे हम थोड़ी हैं। अरे आप लोग मैच्योर हैं भाई, आप सीजन पॉलिटिशियन हैं, आप लोग अच्छे वक्ता हैं, अच्छे प्रवक्ता हैं। उसी तरह से अच्छे श्रोता भी बने। अगर अच्छे श्रोता नहीं बनेंगे ना तो अच्छा सियासतदान होने का कोई फायदा नहीं है। अगर आप सुन नहीं सकते यहाँ पर अरविंद मोहन जी जिन्होंने 4 दशक 5 दशक का एक अनुभव जिनके पास में है, अगर वो कुछ बोलने की कोशिश कर रहे हैं तो चीख चिल्लाहट ना करें। चीख चिल्लाहट नहीं, मैंने कहा चीख चिल्लाहट नहीं। अरे आवाज नीचे कीजिए। दूसरे की बात सुनिए। इस तरह से नहीं होने वाला है। मछली बाजार आप लोगों ने बना करके रखा हुआ है, मत बनाइए मछली बाजार। पार्लियामेंट में भी, विधानसभा में भी कोई नहीं सुन रहा है। इस तरीके से आप क्या कर रहे हैं ना, आप सभी लोग इस तरीके से, अरे आप सभी लोग इस तरह से मछली बाजार बना करके ये साबित करने की कोशिश कर रहे हैं कि वाकई में आप प्रवक्ता हैं या नहीं, वाकई में आप एक सभ्य प्रवक्ता हैं या फिर नहीं। अगर अरविंद मोहन जी बोल रहे हैं तो प्लीज उनको बोलने का मौका दें, इतना शिष्टाचार रखें। अरविंद जी बोलें। देखिए, डेमोक्रेसी में दूसरे का सुनना तो सबसे बड़ी जरूरत है। किसानों वाला मसला जहां तक है, बीजेपी ने चुनाव के मद्देनजर ही तीनों कानून वापस किए और तब से वो लगातार कोशिश कर रही है। और मेरा मानना है कि जो नाराजगी का लेवल तब दिखाई दे रहा था उसमें कमी आई है प्रकट। अब वोट में क्या होता है ये देखना होगा। प्रकट नाराजगी में कल के मैनिफेस्टो में भी किसानों से जुड़ी कई बातें बीजेपी ने कही हैं, समाजवादी पार्टी ने कही हैं, लेकिन बीजेपी के मामले में मुझे 2 चीजें दिखाई दी कि खाद वाला सवाल जो काफी महत्वपूर्ण है, और इस बार भी खाद का सवाल अभी चल रहा है, किसानों को लाइन लगाना कि खाद डीएपी और यूरिया दोनों सवालों पे, उस पे ब्लैंक छोड़ा गया है या छूट गया है या क्या है, अभी प्रवक्ता हैं एसएन सिंह जी ये, या फिर पार्टी ऑफिशियली भी इनको बोले, लेकिन ये सवाल छूटे हुए हैं। तो किसानों पे जरूर काफी वायदे हैं और अच्छे वायदे मैं कहूंगा दोनों तरफ से, लेकिन ये चुनावी वायदे हैं, अमल में आने वाले हैं, क्योंकि बीजेपी ने पिछली दफे भी कहा था कि 5 साल में आमदनी दुगुनी करेंगे। अब कितनी दुगुनी हुई है उसको लेके किसान कितना संतुष्ट हैं, ये किसान की नाराजगी बताती है कि अभी वो संतुष्ट नहीं है। तो एक तो सवाल वो है, और दूसरा यही कि इस बीच जो थोड़ा मंदा मैं कहूंगा कि जितनी नाराजगी तब दिखाई दे रही थी उसमें तो थोड़ी कमी आई है,
और फिर पावर शेयरिंग की बात है, जाटों में एक नाराजगी इस बात को लेके है कि समाजवादी पार्टी उनको हिस्सा नहीं दे रही है पूरा। फिर ये भी सवाल आया बीच में कि अब बीजेपी ने उसको उठाने की कोशिश की कि अभी तो जयंत साथ में है, बाद में आजम खान को सारा वेस्टर्न यूपी सौंप दिया जाएगा। अब इन सब सवालों से कितना संशय बना, कितनी दूरी बनी, वो देखने की चीज होगी। लेकिन मुझे लग रहा है कि किसानों की नाराजगी अभी बीजेपी के प्रति बनी हुई है, पुराने जितनी बनी है या उसमें कमी आई है, ये वोट बताएगा। डॉक्टर अरविंद गुप्ता, जैसा कि अरविंद मोहन जी कह रहे थे, एक संशय क्यों है, बार बार ये संशय क्यों नजर आता है? दिल्ली में मीटिंग होती है जाट, बड़े बड़े भारतीय जनता पार्टी के जाट नेताओं की। इस मीटिंग में ये बात निकल करके आती है कि जयंत को तो अपनी तरफ लेकर के आइए। जयंत चौधरी कहते हैं चवन्नी का सिक्का नहीं कि जब जिस तरीके से चाहे उछाल दो। लेकिन मुजफ्फरनगर और मेरठ में समाजवादी पार्टी और आरएलडी के बीच जिस तरीके से उम्मीदवारों को लेकर के ठनी या फिर आपस में नहीं बनी, इतने संशय क्यों हैं? चुनाव से पहले ही इतना शक क्यों? बिल्कुल नहीं राशि जी, हम लोगों के अंदर कोई शक संशय कुछ भी नहीं है। माननीय अखिलेश जी और माननीय जयंत चौधरी जी के बीच में एक बहुत अच्छा ही सामंजस्य है, किसी तरीके कोई संशय नहीं है। देखिए, ये जो नैरेटिव सेट हो रहे हैं ये केवल इसलिए सेट हो रहे हैं कि जाटलैंड में इस बार जो है भारतीय जनता पार्टी 53 की जगह जो है 13 सीटों पे आने वाली है, इसीलिए ये सब नैरेटिव सेट हो रहे हैं। और देखिए, मैं एक चीज आपको बताऊं, अभी आप माननीय अखिलेश जी ने जो हमारा समाजवादी पार्टी का मैनिफेस्टो, आप उसमें देखिए हम जो भी चीजें करना चाह रहे हैं उससे ज्यादा जो हमने इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर हमने जोर दिया, हेल्थ सिस्टम के ऊपर जोर दिया। देखिए, सिंपल सी बात है। और दूसरा एक चीज और वजह से डॉक्टर गुप्ता ठीक तरीके से आपसे बात मेरी नहीं हो पा रही है। मेरी डिबेट का वक्त भी पूरा हो चुका है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद अपना बेशकीमती समय इस डिबेट में मेरे साथ देने के लिए, मेरी टीम के लिए वक्त निकालने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। अंत में इतना ही कहना चाहूंगा, पॉलिटिकल नैरेटिव उत्तर प्रदेश में जितने भी सेट किए जाएं, लेकिन जब वोट डालने के लिए एक वोटर जाता है उसके जहन में कई सवाल आते हैं। यह आता है कि क्या जेब में पैसे हैं, क्या मेरे जिस्म पर कपड़ा है, क्या मेरे घर वालों के लिए 2 जून की रोटी है, क्या मेरे लिए रोजगार या फिर धंधा यानी कि व्यवसाय यानी व्यापार है या फिर नहीं है, क्या बिजली सड़क पानी रोटी कपड़ा मकान है या फिर नहीं है। उसके बाद वो फिर पॉलिटिकल नैरेटिव कब्रिस्तान, पाकिस्तान, जिन्ना, गन्ना, गर्मी, चर्बी, इन सभी का देखता है और बहुत समझता है। पूर्वांचल, पश्चिमांचल, बुंदेलखंड, रोहिलखंड, अवध, कहीं पर भी आप चले जाएं, वोटर बहुत ज्यादा जागरूक है, ये समझने की जरूरत है। पहले चरण का रण, 11 जिले, 58 सीटें, नॉन स्टॉप सबसे बड़ी कवरेज इंडिया न्यूज पर। 58 सीटों पर 58 रिपोर्टर लाइव रिपोर्टिंग करेंगे कल सुबह ठीक 6 बजे से। देखना ना भूलें इंडिया न्यूज पर। एक ब्रेक। की घड़ी की तुम गुहार दो,